डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट 2 के स्वास्थ्य विज्ञान ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर पाचन तंत्र के बारे में आपसे बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी जो जीवन की 3 जो मुख्य आवश्यकताएं हैं उसके अंदर रोटी, कपड़ा और मकान। तो आज हम हमारा जो पाचन तंत्र है जिसमें भोजन मनुष्य की जो सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य बहुत दिनों तक ज़िंदा नहीं रह सकता। उसे किसी न किसी रूप में भोजन चाहिए ताकि वो अपने शरीर को बल, ऊर्जा और तापमान को मेंटेन कर सके। इसके अलावा जो भोजन के बहुत सारे कार्य हैं उनके लिए भोजन की आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है। अब ये जो भी भोजन हम करते हैं, जो हमारे मुंह से लिया जाता है, वो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में जाकर वहाँ पर विभक्त होता है और छोटे छोटे पार्टिकल्स में विभक्त होता है। और उसके बाद वह जब सरलतम यौगिक में टूटने के बाद रक्त के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में, ऊतकों में, कोशिकाओं में और जहाँ कहीं भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है वहाँ पर ले जाया जाता है। इन सारी क्रियाओं को करने के लिए जो विभिन्न अंग होते हैं उन्हें कहा जाता है डाइजेस्टिव ऑर्गन्स या पाचन अंग। और ये जो प्रक्रिया होती है वो पूरी पाचन प्रक्रिया कहलाती है, जिसके अंतर्गत यह हम कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम है। तो यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम बात करें तो पाचन तंत्र जो है उसको मुख्यतः 2 भागों में हम डिवाइड करते हैं। पहला जो होता है आहार नाल होता है या एलिमेंट्री कैनाल हम कह सकते हैं, और दूसरा जो होता है डिफरेंट ग्रंथियाँ या एसेसरी ग्लैंड्स होती हैं जो विभिन्न प्रकार का सिक्रेशन करती है, और वो जो सिक्रेशन होता है वो पाचन के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। अब ये जो आहार नाल है, यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बात करेंगे। तो आहार नाल जो है वो शुरू होती है, या जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं, वो हमारी मुख गुहा यानी मुंह की जो कैविटी है या ओरल कैविटी जिसे हम कह सकते हैं, वहाँ से प्रारंभ होती है और इसका जो अंत होता है वो गुदा द्वार या एनस पर होता है। तो मुंह है, फेरेंक्स है यानी ग्रसनी है, ग्रास नली है, ईसोफेगस जिसे कह सकते हैं, अमाशय है, डियोडिनम है, जेजुनम है, इलियम है, बड़ी आंत है, मलाशय है और मलद्वार जो है आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा जो विभिन्न प्रकार की सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो विभिन्न प्रकार जो सलाइवरी ग्लैंड्स है या क्लोम है या अग्नाशय है तथा यकृत पाचन से संबंधित ग्रंथियां हैं जो विभिन्न प्रकार के पाचन रस और एंजाइम्स निकालती है और पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे एक एक करके पाचन क्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न अंगों की जो रचना है उनको शॉर्ट में बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया कि पाचन जो है वो शुरू होता है मुंह के द्वारा, यानी सबसे पहला जो पार्ट होता है डाइजेस्टिव ऑर्गन का वो है मुख गुहा या जिसे बकल कैविटी भी कहा जाता है, या कई बार इसे ओरल कैविटी के नाम से भी कहा जाता है। तो यहाँ पर जो मुंह जो है भोजन की नली का मुख्य द्वार होता है। यह बाहर से ऊपरी तथा निचले होठ द्वारा खुलता है। मुंह में ही दांत स्थित होते हैं जो भोजन को तोड़ने के लिए, कुतरने के लिए, काटने के लिए और चबाने का काम करते हैं। यही जीभ होती है जो काफ़ी मोटी भी होती है। इस पर स्वाद कलियाँ जिसे हम कह सकते हैं कि टेस्ट बड्स होती हैं, जो स्वाद मालूम करने के लिए सहायता प्रदान करती है। भोजन को जब हम अच्छे से दांतों द्वारा पीस दिया जाता है या चबाया जाता है तो जीभ की सहायता से भोजन निगलने में जीभ जो है वो मदद करती है। इसके अलावा जो लार ग्रंथियां हैं के द्वारा जो लार स्त्रावित होता है या जो जिसको हम सलाइवा भी कहते हैं, जिसके अंदर एंजाइम होता है, वो एंजाइम पेटाइलिन या अमाइलेज कहा जाता है। ये जो एंजाइम है ये कार्बोहाइड्रेट जो है उस पर रिएक्ट करता है और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में थोड़ा बहुत सहायता करता है। इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है वो होता है दांत। ये जो दांत हैं हमारे मुंह के अंदर जो दांत होते हैं जिनका मुख्य कार्य तोड़ना, काटना, चबाना और कुतरना आदि होता है, और ये जो आगे के जो दांत है वो कृंतक दांत कहलाते हैं जो भोजन को कुतरते और काटते हैं। इसके अलावा दांत भोजन को तोड़ने फोड़ने का कार्य करते हैं। ये जो दांत है कुल 32 दांत हैं, जिसमें ऊपर और नीचे के जो दांत हैं उनको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं, जिन्हें कृंतक दांत, श्वदंत, प्रचवर्णन, चवर्ण और कुल जो मिलाकर के 16 है। यानी ऊपर के जबड़े में 4+2+4+6 दांत हैं, यानी 16 दांत ऊपर है, और निचले जबड़े में ही इंसाइजर कैनाइम, प्रीमोलर, मोलर की जो संख्या है वो 4, 2, 4, 6 क्रमशः है। इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो है जीभ। तो जीभ जो है जो कि मांसल होती है, काफ़ी मोटी होती है। इसमें कई प्रकार की जो स्वाद ग्रंथियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार के स्वाद का ज्ञान कराती हैं। ये ग्रंथियाँ छोटे बड़े अंकुर या कलिकाओं के रूप में होती है। जीभ का जो मुख्य कार्य है स्वाद को मालूम करना, भोजन निगलने में मदद करना
और आवाज़ पैदा करना तथा दांतों को साफ रखना होता है। इसके बाद जो आती है लार ग्रंथियाँ। ये जो लार ग्रंथियाँ हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियाँ होती है जो लार स्त्रावित होती है। ये ग्रंथियाँ जो है कर्णमूल ग्रंथियाँ यानी पैरोटिड ग्लैंड्स जिसे कहा जाता है, हलवाधर ग्रंथियाँ और जिह्वादार ग्रंथियाँ सबलिंगुअल ग्लैंड्स जिसे कहा जाता है। ये जो ग्रंथियाँ हैं जिसमें कर्णमूल ग्रंथि जो है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तथा कान के ठीक नीचे पाई जाती है। इसकी लंबाई 2 इंच है तथा यह टाइलिन नामक एंजाइम स्रावित करती है। यह ग्रंथि कृंतक दांतों के ठीक पीछे खुलती है। दूसरी जो ग्रंथि है जिसे हलवादार या सब मैंडिबल या सब मैक्सिलरी ग्लैंड कहा जाता है, यह जबड़े की हड्डी के नीचे स्थित होती है और यह ग्रंथियाँ जीभ के पास आकर खुलती है। तीसरी जो ग्रंथि है सबलिंगुअल यानी जिह्वाधर ग्रंथियाँ, ये जीभ के ठीक नीचे स्थित होती है और इनकी नलियाँ जीभ के नीचे खुलती हैं। इसके बाद जो है लार, यानी जो ये लार ग्रंथियों से लार निकलता है जो मांड को या जो स्टार्च होता है उसको माल्टोज में बदलता है। लार के मिलने से भोजन गीला और चिपचिपा होता है तथा आप निगलने में जिससे आसानी होती है। लार में अकार्बनिक लवण है, सोडियम क्लोराइड है, NaCl है, पोटेशियम क्लोराइड, लाइपेस, म्यूसिन, जल तथा टाइलिन पाया जाता है। ये उदासीन प्रकृति का होता है और या कह सकते हैं कई बार ये कम अम्लीय भी होता है। लार के जो कार्य होते हैं जिसमें मुंह को हमेशा गीला रखना, बोलने में सहायता करना, भोज्य पदार्थों को गीला करना, उसे निगलने में आसानी करना, इसके अलावा मुंह में एंटीसेप्टिक की तरह कार्य करता है और बाहरी जीवाणु को अंदर जाने से भी रोकता है। जल संतुलन बनाने में भी यह महत्वपूर्ण योगदान देता है। अगर लार नहीं निकले तो जीभ सूख जाता है, फलतः व्यक्ति प्यास महसूस करता है। तो ये जो इम्पोर्टेंट कार्य है लार के द्वारा किए जाते हैं। इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो है ग्रसनी। ग्रसनी जिसे फेरिंक्स भी कहा जाता है, यह मुंह और ग्रास नली यानी हमारा जो मुंह जहाँ से स्टार्ट होता है और ग्रास नली दोनों के बीच का जो पार्ट होता है उसे ग्रसनी कहा जाता है। इसकी जो श्लेष्मिक झिल्ली है यानी म्यूकस मेम्ब्रेन का जो स्तर होता है, ग्रसनी को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, नेसोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स और लैरिंगोफेरिंक्स। नेसोफेरिंक्स ये जो तीनों पार्ट हैं, ग्रसनी का मुख्य कार्य जो है भोजन को निगलना है। इसके अलावा ये आवाज़ निकालने में भी मदद करता है। अब ग्रास नली देखें तो यह काफ़ी तंग और सकड़ी नली होती है जिसकी लंबाई 10 इंच तथा व्यास 1 इंच का होता है। यह ग्रसनी को यानी फेरिंक्स को अमाशय के कार्डियक भाग से मिलाती है। भोजन ग्रास नली से होते हुए अमाशय में मांसपेशियों के क्रमानुकुंचन गति के कारण, जिसे पेरिस्टाल्टिक गति भी कहा जाता है, मूवमेंट भी कहा जाता है, जहाँ भोजन का पाचन किया जाता है। तो ये जो ग्रास नली का ऊपरी तथा निचली सिरा स्फिंक्टर मांसपेशियों द्वारा बंद रहता है। ऊपरी स्फिंक्टर मांसपेशियों को क्रिकोफेरेंजियल स्फिंक्टर भी कहा जाता है, जिसका मुख्य कार्य श्वसन के दौरान हवा को अंदर ग्रास नली में जाने से रोकता है। निचले सिरे का जो स्फिंक्टर है जिसे ऑर्शोफेशियल स्फिंक्टर कहा जाता है, का मुख्य कार्य जो है गैस्ट्रिक अम्ल को अमाशय से निकालता है और पुनः ग्रास नली में जाने से रोकता है। इसके बाद हम बात करते हैं अमाशय। नेक्स्ट पार्ट जो है वो है अमाशय। ये जो अमाशय है जो कि अंग्रेजी के जे आकार के समान होता है, यह आहार नाल का सबसे अधिक फैला हुआ भाग होता है जो एक थैली के सदृश दिखाई पड़ता है। यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है एक थैली के बराबर है और काफ़ी बड़ा होता है। यह डायफ्राम के ठीक नीचे कुछ बाईं और लेफ्ट साइड उदर गुहा में स्थित होता है। यह मांसपेशियों से बना होता है जिसकी दीवारें काफ़ी मोटी होती हैं। अमाशय की जो बाहरी सतह है तथा भीतरी सतह छोटी होती है और इसके अप्रभाग एवं पश्च भाग में एक द्वार होता है। आगे का द्वार हृदय द्वार तथा पिछला द्वार जो है पायलोलिक द्वार कहलाता है। सर्वप्रथम भोजन हृदय द्वार से आता है। पायलोलिक द्वार से भोजन निकलकर नीचे जो है पक्वाशय की ओर बढ़ता जाता है। तो यहाँ जो दिखाई दे रहा है उसमें भोजन कार्डिक द्वार जो है या जिसे हृदय और द्वार ऑर्फोसिस भी कहा जाता है, वहाँ से अंदर आता है और पायलोरिक द्वार द्वारा जो नीचे वाला जो भाग है उससे निकलता है। अमाशय के जो मुख्य जो 3 भाग है, कार्डियक भाग जो ग्रास नली से संबंधित होता है, गोल तथा हृदय के नीचे स्थित है। पायलोरिक भाग जो होता है यह आंत से संबंधित होता है तथा संकड़ा होता है। और फंडिंग भाग जो है जिसे फंडिंग स्टमक भी कहा जाता है, यह अमाशय के बीच का क्षैतिज भाग होता है। अब इसके जो रस हैं
अमाशय जूस जो यहाँ से निकलता है, अमाशय रस अमाशय के म्यूकोसा स्तर से स्रावित होता है। यह रंगहीन खट्टा तरल द्रव है जिसमें 0.2 से 0.4% HCl पाया जाता है या अम्ल पाया जाता है। इसमें पेप्सिन है, रेनिन है और लाइपेज एंजाइम होते हैं। अमाशय रस अम्लीय होता है, इसका pH 0.9 से 1.5 होता है। इसका जो स्राव है रासायनिक उद्दीपन द्वारा नियंत्रित होता है। इसके जो रस, अगर हम अमाशय रस की बनावट देखें तो यहाँ पर जल जो है 97.5% जल पाया जाता है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0.2% है। रेनिन और पेप्सिन जो है जो डाइजेशन में मदद करते हैं 1.6% है और खनिज लवण है 0.7%। इसके अलावा लोहा, मैग्नीशियम, कैल्शियम इत्यादि भी इसमें पाए जाते हैं। अमाशय का जो मुख्य कार्य होता है जिसमें पेप्सिन नामक एंजाइम जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ मिलकर प्रोटीन के कणों को, छोटे एवं घुलनशील प्रोटीन के कणों को पेप्टोन तथा प्रोटियोज में बदलते हैं। रेनिन दूध को जमा देती है जिसके फलस्वरूप दूध का जो प्रोटीन है कैसिनोजन के रूप में बदल जाता है, कैसीन के रूप में बदल जाता है। इस कैसीन का पाचन पेप्सिन द्वारा ही होता है। इसके अलावा यह भोजन के माध्यम से को अम्लीय बनाता है जिससे कई प्रकार के जीवाणुओं की क्रियाशीलता जो है वो नष्ट हो जाती है। इस तरह से ये एंटीसेप्टिक का कार्य भी करता है। सामान्यतः जो कहा जाता है कि अमाशय रस में रक्त निर्माण फैक्टर, जिसे कैसले इंट्रिंसिक फैक्टर भी कहा जाता है, ये पाया जाता है। यह फैक्टर विटामिन B12 यानी साइनोकोबालामिन के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। इसके अलावा भोजन में अम्लता हो जाने की वजह से टाइलिन का प्रभाव नष्ट हो जाता है। यह पेप्सिनोजन को पेप्सिन नामक एंजाइम में बदल देता है। अब स्टमक के कार्य क्या हैं, यानी जो कार्य हैं जिसके अंतर्गत अमाशय को हमेशा ही गति होती रहती है जिससे कि भोजन के पाचन को पाचक रस जो है वो मिलते रहते हैं और यह भोजन को और भी पतला बनाता है और पक्वाशय की ओर भेजने का कार्य करता है। इसके अलावा अमाशय रस का स्रवण जो है वो भोजन को पचाने में मदद करता है। अमाशय ग्लूकोज, पानी, अल्कोहल और कई प्रकार की दवाइयों को भी अवशोषित करता है। आकर्षक और स्वादिष्ट भोजन को देखते ही मनुष्य को जब भूख लगती है, क्योंकि अमाशय तुरंत ही भोजन को देखकर अमाशय रस का स्रवण करता है। तो यहाँ पर जो अमाशय रस के कार्य संक्षेप में दिए हुए हैं, जैसे जल, लवण व कुछ दवाइयों का अवशोषण करना, भोजन को अम्लीय बनाना, विटामिन B12 का अवशोषण करना, भोजन को संग्रह करके रखना, लाइपेज की उपस्थिति में वसा कणों को ग्लिसरॉल और वसा अम्ल को व प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, भोजन में उपस्थित बाहरी जीवाणु का भक्षण करना, शर्करा को ग्लूकोज एवं फ्रुक्टोज में बदलना, रेनिन की उपस्थिति में दूध को दही में बदलना इत्यादि। अब आता है छोटी आंत। छोटी आंत जो होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे कहा जाता है, ये लघु आंत भी कहा जाता है। यह एक घुमावदार ऐंठी हुई नली होती है जो अमाशय से लेकर बड़ी आंत तक फैली होती है। इसकी लंबाई लगभग 22 फीट की होती है। सबसे लंबी जो है वो 22 फीट जो है छोटी आंत होती है। इसके 3 भाग होते हैं। पहला पक्वाशय होता है जिसे डियोडिनम कहा जाता है। यह छोटा टेढ़ा भाग होता है। जैजुनम यह बीच का भाग होता है और तीसरा जो होता है इलियम या आंत का शेष भाग होता है। तो इस तरह से 3 पार्ट जो होते हैं, पक्वाशय, जैजुनम और इलियम जो है इसके मुख्य पार्ट होते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर को देखें तो ये जो पक्वाशय है यह छोटी आंत का सबसे प्रारंभिक भाग होता है जो अमाशय के पाइलोरिक द्वार से प्रारंभ होता है। यह एक सी आकार की 25 सेंटीमीटर लंबी नली है। यह अमाशय के बाहरी और अंग्रेजी के अक्षर यू जैसी एक भुजा बनाती है तथा पित्त एवं क्लोम रस यानी बाइल और पैनक्रेटिक डक्ट की नलियों में खुलती है। पित्त यानी बाइल जो होता है यकृत द्वारा निकलता है जो पित्ताशय में जाकर जमा होता है एवं सांद्रित होता है तथा नली द्वारा पक्वाशय में लाया जाता है। अब ये जैजुनम जो है, सेकंड पार्ट जो जैजुनम होता है, 2/5वां भाग बनाता है। यह कुंडलित होता है, कुंडीनुमा होता है तथा क्रमानुकुंचन गति जो है उसको करता है। इलियम जो पार्ट है तीसरा, छोटे हाथ का शेष भाग जो है वो 3/5वां भाग है जिसकी लंबाई 3 मीटर तक होती है। यह कुछ सकड़ा होता है, लंबा होता है और कुंडलित होता है यानी कुंडीनुमा होता है। यह जैजुनम से शुरू होता है और सीकम जो है के पास आकर के समाप्त हो जाता है। जो छोटी आंत का जो मुख्य कार्य होता है, जो मुख्य कार्य है उसमें क्लोम रस का स्राव करना यानी पैनक्रेटिक सिक्रीशन करना। यह स्राव जो होता है, यह पैनक्रेटिक सिक्रीशन जो होता है पैनक्रियाज के द्वारा होता है तथा पक्वाशय में क्लोम वाहिनी द्वारा पहुंचता है। क्षारीय होता है जिसका pH 7.1 से 8.2 होता है।
इस रस में कई प्रकार के एंजाइम्स होते हैं, जिसमें मुख्यतः अमाइलेज एंजाइम, माल्टेज एंजाइम, सुक्रेज एंजाइम, ट्रिप्सिनोजन एंजाइम, काइमोट्रिप्सिन एंजाइम और लाइपेज इत्यादि होते हैं। इसके अलावा जो क्लोम रस है जिसमें अमाइलेज निकलती है, वह स्टार्च एवं डेक्सट्रीन की प्रक्रिया करती है और इसे माल्टोज नामक शर्करा में बदल देती है। यहाँ स्टार्च पूर्ण रूप से पच जाता है, यह बिना उबले हुए स्टार्च को भी पचा डालता है। अमाइलेज जो होता है हल्की अम्लीय अथवा क्षारीय माध्यम में अधिक क्रियाशील हो जाती है। तो यहाँ पर जो पाचन होता है वो मुख्यतः स्टार्च का जो पाचन है वो अमाइलेज के द्वारा होता है। अब छोटी आंत प्रोटीन का भी पाचन करता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रिप्सिनोजन नामक एंजाइम क्रियाशील होने पर ट्रिप्सिन में बदल जाती है और यह प्रोटीन पर क्रिया करके प्रोटीन को सरल पेप्टाइड्स और अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है। वसा का भी पाचन करता है। लाइपेज नामक एंजाइम चर्बी को पचाने में कार्य करता है। क्षारीय माध्यम में अधिक क्रियाशील हो जाते हैं। यह पित्त तथा आंत्र रस जो है के साथ मिलकर वसा का सैपोनिफिकेशन कर उन्हें छोटे छोटे अणु में बदल देते हैं। इसके अलावा यह पचे हुए भोजन का अवशोषण भी करता है। यह अवशोषण आंतों में उपस्थित अंकुरों द्वारा होता है। अंकुर में जो लसिका वाहिनी होती है वह वसा का अवशोषण करती है तथा रक्त कोशिकाएं जो है ग्लूकोज एवं अमीनो अम्ल का अवशोषण करती हैं। तो आंत्र रस के जो कार्य है, यानी जो यहाँ से जो आंतों से जो निकलता है उसके जो मुख्य कार्य हैं यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे पेप्टाइडेज जो होता है यह प्रोटीन के पेप्टोन्स पर कार्य करता है और उसे अमीनो अम्ल में परिवर्तित कर देता है। माल्टेज जो होता है वो माल्टोज पर क्रिया करता है और उसे ग्लूकोज में बदलता है। सुक्रेज जो एंजाइम होता है ये सुक्रोज पर कार्य करता है और ग्लूकोज और फ्रक्टोज में परिवर्तित करता है। लाइपेज जो है वसा पर कार्य करता है और वसीय पदार्थों को साबुनीकरण द्वारा उसे वसीय अम्लों तथा ग्लिसरॉल यानी उसका जो शॉर्ट पार्ट है उसमें कन्वर्ट करता है। इसके अलावा लैक्टोज जो होता है वो दूध शर्करा जो होती है जैसे जो दूध में पाई जाती है उसको ग्लूकोज और गैलेक्टोज में परिवर्तित करता है। इसके अलावा एंटेरोकाइनेज होता है, यह ट्रिप्सिनोजन पर कार्य करता है और उसे ट्रिप्सिन में बदलता है और जो एंजाइम निष्क्रिय एंजाइम को सक्रिय बना देता है। तो जो मुख्य कार्य हैं जिसमें लैक्टोज द्वारा दुग्ध शर्करा को ग्लूकोज में बदलना, माल्टेज के द्वारा माल्टोज को परिवर्तित करना, लाइपेज के द्वारा वसा का पाचन करना, सुक्रोज पर क्रिया करके ग्लूकोज में बदलना, एंटेरोकाइनेज ट्रिप्सिन को ट्रिप्सिन में बदलना और इरेप्सिन द्वारा प्रोटीन के पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदलना। तो ये जो मुख्य कार्य हैं ये आंत्र रस के द्वारा किए जाते हैं, इंटेस्टाइनल जूसेस जो हैं उसके द्वारा किए जाते हैं। अब आती है बड़ी आंत। ये जो बड़ी आंत है छोटी आंत का जो इलियम है वहाँ से भाग के आकार में आकर खत्म होती है। बड़ी आंत मुख्यतः 3 भागों में बांटी गई है, जिसमें कोलोन होता है, सिक्कम होता है और मलाशय होता है। कोलोन जो होता है जो प्रारंभिक भाग होता है जो लगभग 4.5 से 5 फीट तक होता है। इसका आकार अंग्रेजी के एस आकार के समान होता है। कीकम जो होता है, सीकम जिसे कहा जाता है, यह कोलोन के प्रारंभिक भाग से बनता है और लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा होता है। इसके अंत में अपेंडिक्स होता है। मलाशय जो है रेक्टम जो आहार नाल का अंतिम भाग तथा गुदा नली यानी एनल कैनाल जो होती है उसका एक भाग है। गुदा नली 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। मलाशय की लंबाई 15 सेंटीमीटर होती है। इसके अंत में एक वृत्ताकार छिद्र होता है जो मलद्वार, जिसे मलद्वार भी कहा जाता है। यह द्वार वृत्तीय पेशियों से घिरा होता है जिसे यह बंद रखा जाता है। अब बड़ी आंत के जो कार्य हैं जिसमें जल का अवशोषण करना, पचा हुआ भोजन जो है जब बड़ी आंत में अंतिम सिरे पर पहुंचता है तो ठोस बन जाता है। जो अवशिष्ट जो बेकार के पदार्थ है या वेस्ट प्रोडक्ट है उसको मलाशय में आकर जमा हो जाता है। यह खमीरीकरण का कार्य करता है। बड़ी आंत में कुछ विशेष प्रकार के जो जीवाणु होते हैं जो भोजन के खमीरीकृत कर देते हैं और यह सेलुलोज पर क्रिया करते हैं, जैसे विभिन्न कर क्रिया करते हैं और विभिन्न गैसें जैसे मीथेन गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि गैसें बनाते हैं। बड़ी आंत कुछ मात्रा में ग्लूकोज का अवशोषण भी करती है। यह भारी धातुओं को निष्कासित करती है। यह जीवाणुओं की सहायता से कई उपयोगी चीज़ों का संश्लेषण करती है। इसके अलावा यह म्यूकस का स्रवण करती है जो मल को चिकना और उत्सर्जन में सहायता प्रदान करता है और यह मल को समय समय पर विसर्जित करती है। मल की श्लेष्मिक झिल्ली में कुछ जीवाणु भी उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार हम देखें तो जो इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं जो एनल कैनाल है
सॉरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट है जिसके अंदर से विभिन्न प्रकार के रस स्रावित होते हैं, जिसके ग्रंथियों द्वारा, या दो पार्ट जो है एलिमेंट्री कैनाल और संबंधित ग्रंथियाँ।